नमस्कार। आप सभी का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम प्रोफेसर केजी सुरेश। पत्रकारिता में 3 दशक से ऊपर से जुड़ा रहा हूं। पत्रकारिता शिक्षण में आजकल हूं। भारतीय जनसंचार संस्थान, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान है, उसका महानिदेशक था 2019 मार्च तक। आजकल देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के जो स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया की स्थापना करने का दायित्व तो मुझे मिला है, तो डीन के नाते मैं वहां कार्यरत हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए। बिहार से बहुत पुराना संबंध है, शायद कम ही लोगों को मालूम है। जब मेरे पिताजी, मैं मूलतः केरल से हूं, जब मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग 1960 के दशक में उत्तर भारत में हुई, तो उनकी पहली नौकरी अविभाजित बिहार सिंदरी फर्टिलाइजर्स में हुई थी, रांची। बाद में वो दिल्ली आए, केंद्र सरकार में उनकी नौकरी लगी और बिहार से एक संबंध बना रहा। और पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही करीबी संबंध रहा। मैं तो हमेशा से बिहार को, जिसे कहता हूं कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो एक पालन पोषण केंद्र रहा है, वो मुझे सौभाग्य मिला वहां बोध गया से लेकर विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने का। और सबसे अच्छा और सार्थक पहल ये रहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में पत्रकारिता विभाग का स्थापना करने का जो टीम थी, उसका मैं भाग था। और मुझे खुशी है कि आज मोतिहारी में पत्रकारिता के कई स्नातकोत्तर और यूजी, पीजी और यहां तक कि पीएचडी कोर्सेस भी शुरू हो गए। मुझे यह हमेशा से लगा है, जब मैं महानिदेशक था एमसी का तब मैंने घोषणा की थी, लेकिन वो उस वक्त किन्हीं कारणवश बिहार में वहां विश्वविद्यालय के साथ एक समन्वय नहीं बैठ पाया, जिसके चलते बाद में वहां नए कुलपति आए तो हम लोग वहां ये विभाग शुरू कर पाए और उसके संस्थापक टीम या एक्सपर्ट कमेटी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाद में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इसी तरह पटना कॉलेज में पत्रकारिता को लेकर और पहले भी बिहार में कई विषयों को लेकर अलग अलग बिहार के जिलों में जाने का अवसर मिला, व्याख्यान देने का अवसर मिला। और कल भी मैं बिहार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनके साथ मेरा साक्षात्कार है जो लाइव जाएगा शाम को 4 बजे। हील इंडिया फाउंडेशन का कोविड को लेकर, क्योंकि अभी लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तो कोविड से संबंधित प्रश्नोत्तरी एक साक्षात्कार हमने उनके साथ कल प्लान कर रखा है। तो और बिहार के मेरे कई छात्र हैं, मेरे कई सहयोगी रहे हैं। और पत्रकारिता में मैंने एक जुझारूपन जो बिहार में देखा, वो मैंने कहीं और देखा नहीं है। और इसलिए हमेशा मैं पत्रकारों के एक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैंने पत्रकारों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभी पटना में जो स्वास्थ्य संबंधित जो पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनका एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी करवाया था। तो जब बिहार स्वाभिमान आंदोलन के आयोजकों ने संपर्क किया कि आज इस विषय पर कुछ चर्चा होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि इससे ज्यादा खुशी का कोई अवसर नहीं है। तो आज बहुत ही हमें कठिन परिस्थितियों से चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, देश चल रहा है, और बिहार विशेषकर, क्योंकि बहुत बड़े तादाद पर अन्य प्रदेशों से, बड़े बड़े शहरों से देश के पलायन हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। और कहीं ना कहीं
इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बड़े पलायन से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी जो है नुकसान पहुंचा है। इन लाखों मजदूरों के जो पूरे देश भर से वहां पहुंचे, उनके अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन बाधित हुआ है। उनके बच्चों का शैक्षणिक मामलों का जो है आप देखेंगे कि उसमें जो है नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज पूरे देश में एक पहली बार एक एहसास भी हुआ है कि बिहार का जो कर्मचारी है, बिहार का जो मजदूर है, बिहार का जो कारीगर है, उसका कितना बड़ा योगदान था। हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि हैदराबाद में कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो हवाई जहाज से बिहार में मजदूरों को वहां से ले जा रहे हैं वापस, जो वहां से निकल गए, क्योंकि उनको स्थानीय स्तर पर उस तरह के कारीगर नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कारीगरों के पास वो स्किल सेट नहीं है। अब ये एक मान्यता है, बिहार के छात्र सिविल सर्विस में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, इन सब में तो अपना, लेकिन स्किल्स में भी उनका क्राफ्ट्समैनशिप है। इसका आज एक पैमाना आप पंजाब को देखिए, पंजाब के तो कृषि क्षेत्र को तो इतना नुकसान पहुंचा है जब से बिहार में इतने बड़े संख्या में लोग पलायन करके चले गए। वो लोग उसको एहसास कर रहे हैं, यानी कि पूरा देश एक तरह से देखा जाए तो बिहार पर कितना निर्भर है, ये इसका एक एहसास पूरे देश को हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ी त्रासदी भी हुई है। कोरोना के चलते कई मजदूरों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पत्रकारिता में मुझे तो मेरा ये मानना है कि शायद थोड़ा और अगर हम प्रयास करते तो उनको कुछ और सुविधाएं पहुंचाई जा सकती थी। थोड़ा और जागरूकता पैदा करते तो शायद इतने बड़े संख्या में पलायन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन खैर ये सब तो बाद में चिंता का विषय है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण अंचलों में जहां ये बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर बंधु ये पहुंचे हैं, जो कर्मचारी दूसरे जगहों से पहुंचे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित हो। ऊपर से बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ केंद्र सरकार से भी पैकेज आया है, राज्य सरकार का अपने प्रयास हैं। लेकिन पत्रकारिता के सामने आज मैं मानता हूं कि आज सबसे बड़ा, खासकर बिहार में, कि ये जो बाहर से आए हैं, इनके जीवन वो पुनर्स्थापित कर सके, इनका पुनर्वास हो ढंग से स्थानीय स्तर पर। क्योंकि इस वक्त किसी भी शहर में, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हालात खराब है। तो वापस तो बड़े पैमाने पे कुछ कुछ जरूर रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए क्या मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करवाना पत्रकारिता, बिहार के पत्रकारों का एक विशेष दायित्व बनता है, एक विशेष चुनौती है। ऐसे कुछ कम ही प्रदेश है जहां, चाहे बिहार है या खाड़ी के मुल्कों से जो बड़े पैमाने पर केरल में जो पलायन वापस हुआ है, उससे भी वहां भी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से कुछ प्रदेश है जहां विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खैर, आज मुद्दा हमारे सामने पत्रकारिता है। और मैंने जैसे कहा, मैंने जहां भी, मैं 20 साल से ऊपर से भारतीय जनसंचार संस्थान में एक शिक्षक के रूप में, और उसके सिवा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का मैं पहला एडजंक्ट प्रोफेसर रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ सब मैंने देखा कि बहुत जुझारू छात्र जो मेरे रहे हैं, जो आज भी मुझसे संपर्क में हैं और आज वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं पत्रकारिता में, ये लोग सब बिहार से ताल्लुकात रखते थे। तो आज विषय है वर्तमान पत्रकारिता में युवाओं की भूमिका, संभावनाएं और चुनौतियां। मैं सीधे विषय पर आता हूं, फिर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होता है तो मैं उन प्रश्नों को भी जरूर प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का। देखिए, आज इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रिंट मीडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है बड़े बड़े शहरों में। तो लॉकडाउन के वजह से कई जगह प्रिंट मीडिया पहुंच नहीं पा रही है। प्रिंट मीडिया यानी अखबार, पत्रिकाएं, ये नहीं पहुंच पा रही हैं, और इसके चलते अखबार और
इनकी बिक्री कम हो गई है, इसमें विज्ञापन कम आने लगे हैं। जहां 1 लाख मतलब 15 लाख की जो प्रिंट ऑर्डर थे दिल्ली के बड़े बड़े अखबारों के, उनका प्रिंट ऑर्डर 1 लाख तक सीमित हो गया था, आज वो फिर से बढ़ गए हैं। हिंदू अखबार का जैसे मुझे खुद मालूम है, दिल्ली में लगभग 1 लाख कॉपी बिकती थी, और वो 5,000 कॉपी तक सिमट गई, वो भी सिर्फ सब्सक्राइबर जो जिन्होंने पैसे पहले से ही दे रखे हैं उन तक पहुंचाने के लिए। अब फिर से थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने के बाद 50,000 हो गया। अब इसके चलते बड़े बड़े अखबारों में बड़े पैमाने पर नौकरी से निकाल दिए गए हैं लोग, और ये बहुत ही दुखद है। पत्रकारिता जगत को तो मिसाल बनना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री ने विशेष रूप पर यह कहा कि भाई लोगों को इस समय नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, तब तो पत्रकारिता जगत जो मार्गदर्शक है, समाज को रास्ता दिखाता है, उसको तो कम से कम देखिए कई सालों से कई करोड़ों रुपए का मुनाफा बना रहे हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस। थोड़ा नुकसान हुआ तो वो सीधे पत्रकारों की नौकरी पर आ गई, उन पर गाज गिरी, तो ये बहुत ही दुखद है। वो अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में अग्रिम पंक्ति में पत्रकार खड़ा हुआ है। तो ये नाइंसाफी, भले थोड़ा सैलरी कट हो जाता, लेकिन नौकरी से निकालना मैं समझता हूं कि पत्रकार के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। लेकिन अब हुआ है, तो युवाओं को इस वक्त तो मेरे पास इतने फोन कॉल आते हैं मेरे छात्रों के और अन्य पत्रकारों के कि वो इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकारिता के सामने चुनौती जरूर है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें जीवन में हमेशा मैंने ये सीखा है कि हमको नकारात्मकता के बीच में भी हमें सकारात्मक पहलू की तरफ देखने की आवश्यकता है। हमारे पास चारा नहीं है, विकल्प नहीं है, हम क्या इसमें से नया रास्ता निकाल सकते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में अब कक्षाओं में तो क्लास नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन शुरू हो गया, दफ्तर कार्यालय बंद पड़े हैं, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, स्टडी एट होम हो गया, स्कूल बंद है, तो घरों से बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब पत्रकारिता भी बड़े पैमाने पर आज के तारीख में कई पत्रकार जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वर्किंग जर्नलिस्ट, वो घर से काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना। मैं भी कई बार चैनलों में जाता हूं, कल भी राजस्थान के राजनीतिक परिवेश में जो है चर्चा हुई थी चैनलों में, इंडिया टीवी वगैरह में, तो मैं घर बैठ के स्काइप के माध्यम से मैंने जो है बात की, क्योंकि बाहर निकलना तो खतरे से कम नहीं है, लेकिन फील्ड के रिपोर्टर को तो जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में संभावनाओं की अगर मैं बात करूं, चुनौतियां तो है ही, नौकरियां कम है, तो फिर संभावनाएं क्या है? संभावनाएं ये है कि अब डिजिटल पत्रकारिता बहुत बड़े पैमाने पर आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है, और इसकी संख्या बढ़ने वाली है। लोग अब कमरों में बंद हैं और वो विश्वसनीय समाचार चाहते हैं। टेलीविजन के बहस से भी वो ऊब चुके हैं, और वो चाहते हैं कि विश्वसनीय समाचार संक्षिप्त में उनके रुचि का समाचार उन तक पहुंचाया जाए। और युवा पीढ़ी के पास आज टेक्नोलॉजी ने ये हमें संसाधन हमें उपलब्ध कराया है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। एक जमाना था जब 5 मंजिला मकान बिल्डिंग होता था, उसमें स्टूडियो, फिर बाहर डीएसएनजी, ओबी वैन, ये सारे के सारे, कहीं अगर हम कुछ कवर करने चुनाव के लिए जाते थे तो पूरा का पूरा जो है तामझाम लश्कर हमारे साथ चलता था। आज उसकी जरूरत नहीं है। ये आपका जो मोबाइल फोन है वो काफी है। उस मोबाइल फोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो पत्रकारिता में बड़े बड़े नाम रहे हैं, आज के तारीख में वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लाखों के तादाद में लोग जो है उसमें, और एक आंकड़ा पार करने के बाद उसमें विज्ञापन स्वयं ही गूगल एड्स के थ्रू और एडसेंस और बाकी यूट्यूब के माध्यम से वो अपने आप एड्स भी आने लगते हैं। अब कई पत्रकारों ने अपना जो है
अलग अलग विषयों, अब सब एक ही विषय को लेकर करेंगे तो नहीं होगा, लोगों की रुचि अब अलग अलग विषयों को लेकर है। देखिए, और ये सिर्फ पत्रकारिता में सिर्फ यूट्यूब या इसको लेकर नहीं कह रहा हूं, अभी कुछ आंकड़े आए थे कि बार्क के हिसाब से 34% के करीब लोगों ने एफएम स्टेशन सुनना कम कर दिया। जाहिर है, क्योंकि हम सब लोग एफएम स्टेशन गाड़ी चलाते हुए सुनते थे। हाँ, 1-1.5 घंटे का रास्ता रहता है शहर के अंदर भी, तो रास्ते में वक्त गुजारी के लिए, मनोरंजन के लिए हम लोग एफएम चलाया करते थे। लेकिन आज हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत जरूरत हो तब जाके निकल रहे हैं, तो एफएम स्टेशन जरूर हमने सुनना बंद कर दिया, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है वो खत्म हो गए। अब ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जिसमें आप पॉडकास्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर, आज बड़े बड़े कंपनियां, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कंपनियां, टाइम्स जैसी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर आज पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में उतर पड़ी हैं। यानी कि आप, और पॉडकास्टिंग किन विषयों पर है, यही समकालीन विषयों पर नहीं है, वो जिनको रुचि होगी कुछ राजनीतिक विश्लेषण और वो ये है। लेकिन आज सबसे ज्यादा चल रहे हैं पर्यटन को लेकर, सबसे ज्यादा चल रहे हैं आज धार्मिक, यानी कि भक्ति भाव और उस विषय को लेकर। आज सबसे ज्यादा चल रहे हैं जो रामायण महाभारत, इस तरह के हमारे पौराणिक ग्रंथों को लेकर लोगों की रुचि बढ़ गई। वो दूरदर्शन ने जो दोबारा दिखा दिया उसको लेकर मैं देखता हूं कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियोस नीतीश भारद्वाज के चल रहे हैं, तो कभी अर्जुन के चल रहे हैं, तो कोई और कर रहा है। इन सब के जो है आज दोबारा से लोकप्रियता बढ़ गई है। लोग जो इन सब रामायण महाभारत और पौराणिक कथाओं, इसमें ज्यादा रुचि आने लग गई है। आध्यात्मिकता, लोगों के अंदर एक अनिश्चितता है, उसको लेकर आज जो है बहुत सारा चिंतन मनन हो रहा है। लोग आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग धार्मिक हो रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता जब मन में आती है, असुरक्षा की भावना आती है, तो आप ईश्वर के शरण में जाते हैं। आप मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक शांति चाहते हैं, आप योग की तरफ जा रहे हैं। तो इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, वो चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब टिकटॉक तो बंद हो गया, लेकिन अब भारतीय कई प्लेटफॉर्म, चिंगारी जैसे, वो आने लगे हैं, लोग उसमें जा रहे हैं। यूट्यूब तो खैर है ही है, तो कई लोगों ने कई किस्म के यूट्यूब, तो ये समझना कि मात्र राजनीति में लोगों को रुचि है, जरूर अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांत स्तर पर आपका जो है राजनीति को लेकर बहुत चर्चा होगी। लेकिन आज के युवा को बहुत सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है लोगों की। मेरी एक मित्र हैं, युवा मित्र हैं, उन्होंने मात्र एक चैनल यूट्यूब शुरू किया है जिसमें आपके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सिर्फ इसको लेकर। इसमें वो आईआईटी, आईआईएम, नीट, यूजीसी नेट, सिविल सर्विस, इसके एग्जाम कैसे क्लियर करें, इसमें टॉपर से बातचीत, संस्थाओं के, जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक था तो मुझसे आके, भाई आपके यहाँ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसको कैसे क्लियर किया जाए, आधे घंटे का इंटरव्यू लिया। अब वो इंटरव्यू जो है खूब चल पड़ा, क्योंकि कई हजारों बच्चे हर साल आवेदन देते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान में, तो वो सब उसको देखने लग गए। तो 12वीं के अब टॉपर आ गए, अब इस बार 12वीं और 10वीं के नतीजे आ गए हैं, तो अभी इन बच्चों का जो है इंटरव्यू, भाई आपके क्या है कामयाबी के पीछे जो है कारण क्या है, इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है आपका। तो इन सब चीजों को लेकर आपने सवाल किया। अब लोगों की रुचि है इन सब चीजों में, है करियर क्या क्या बन सकता है। सिर्फ अब इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, वो कुछ सीमित डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ये नहीं है, फैशन डिजाइनिंग है, कई कई नए चीजें हैं। और फिर लोगों के हॉबीज हैं, भाई कुकिंग को लेकर कई लोग घरों में ही बैठे हुए थे, नए नए किस्म के पकवान, अब बाहर की दुकानें बंद हो गई, फास्ट फूड बंद हो गया है, जो स्ट्रीट फूड है वो बंद हो गया, तो फिर घर बैठे हुए कुछ खाना पकवान बनाएं, तो उसको लेकर, कुकिंग को लेकर जो है लोगों ने किया, अलग अलग हॉबीज को लेकर लोगों ने किया। बहुत कहने का ये मतलब है कि कंटेंट का डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ रहा है, और प्लेटफॉर्म काबिल लोगों के लिए खुल रहा है। अब देखिए कई सालों से, अब आप देखेंगे कि अब
अब सिर्फ पहले एक जमाना था जब मात्र दूरदर्शन हुआ करता था, उसके बाद निजी चैनल आ गए, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब जिसमें नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, जियो 5 है, जी है। अब देखिए सबका अपना अपना जो है प्लेटफॉर्म्स है ओटीटी पे, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है। तो अब उसके माध्यम से सीरियल्स आ रहे हैं कई, अब ये सीरियल्स आ रहे हैं, लोगों को उसमें काम मिल रहा है, बतौर किरदार निभाने के लिए, बतौर उसमें जो है लेखनी, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इन सब चीजों का डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग नए नए आज लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं अच्छे कंटेंट के लिए। अब सिर्फ वो मुफ्त वाला कंटेंट आए, दूरदर्शन का ऊपर छत में जाकर एंटीना इधर उधर घुमाएं और फिर जाके दूरदर्शन देखें, ऐसा नहीं है। अब जो है लोग, चाहे वो केबल हो या आपके सभी के घरों में, मैं कभी कई बार जाता हूँ दिल्ली में, जब ट्रेन से निकलते हैं तो हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में भी जो है डिश एंटीना लगी हुई है? तो उस पर लोग, मनोरंजन पर लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। जो मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं वो, सिनेमा तो एक एक टिकट आता है 300-400 रुपए का, लेकिन एक पॉपकॉर्न का डब्बा आता है 360 रुपए का, बड़ा डब्बा, उसको लेके टब लेके बैठ जाते हैं। लोग खर्च करने के लिए तैयार है आज, पब्लिक। लेकिन आज जो है उनको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट की डिमांड हमेशा रहेगी पत्रकारिता में। देखिए, संभावनाओं के लिए आज जरूरी है कि पत्रकारिता में, अब आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ लिखूंगा, तब तो आप पत्रकारिता में कामयाब नहीं हो सकते। पत्रकारिता में आज आपको लिखना भी आना चाहिए, यानी कि मल्टीटास्कर बनने की जरूरत है। अगर आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कैमरा से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप जो है फिल्म भी बना सकते हैं, उसी चीज को आप ट्वीट भी कर सकते हैं, इंस्टा में भी डाल सकते हैं, यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, सोशल मीडिया में भी आप सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, तब जाकर जो है आप कामयाब आज के तारीख में पत्रकार, और कंपनियां भी इसी तरह के पत्रकारों की तलाश में हैं। अब सिर्फ लिखने वाले, सिर्फ बोलने वाले, आपका रिसर्च का ओरिएंटेशन है ही नहीं, आप शोध कर सकते हैं या नहीं, ये सब काबिलियत आज जरूरत है। जो सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, क्योंकि आज देखिए, मुझे आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग बड़े बड़े ट्राइपॉड लेके, कैमरा लेके कभी जाया करते थे। मैं तो 2015 की बात कर रहा हूँ, दूरदर्शन में जब मैं था, तब हम लोग सुषमा जी के बैंकॉक में एक कार्यक्रम था, तो हम वो कवर करने के लिए गए थे, और मंत्री के पहुंचने से पहले उनका बाइट लेना है, तो विदेशों में तो बहुत ज्यादा टीमें होती नहीं है, तो कैमरामैन जो है वो कैमरा लेके भागा, और मैं तो, मेरे पास तो माइक भी था, और मैं माइक और अपने हाथ में ट्राइपॉड, इतना भारी ट्राइपॉड हुआ करता था, उसको लेकर मैं पीछे भागा। ये 2015 की बात है। लेकिन आज आप अगर कहीं भी एक, कहीं अच्छे, जो पर्टिकुलरली जो प्राइवेट मीडिया चैनल वगैरह में, आज के तारीख में आपको कोई कैमरामैन भी नहीं दिया जाता, आपको कोई ट्राइपॉड भी नहीं दिया जाता, आपको एक मोबाइल फोन दिया जाता है। अब आप इस मोबाइल फोन से मोजो कीजिए, मौज नहीं, मोजो। मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म, ये मोजो कीजिए, मौज करिए। आपको उसी में जो है रिकॉर्ड भी करना है, उसी में अपना बाइट भी लगाना है, अपना पीस टू कैमरा पीटीसी भी करनी है, और उसके बाद जो है आपको उसको पैकेजिंग करके आपको वापस आपके हेडक्वार्टर भिजवाना भी है, वहां से लाइव भी करना है। ये आज आपसे अकेले उम्मीद की जाती है, जो शायद कभी जो है 5-6 लोग किया करते थे। तो टेक्नोलॉजी में आप कितने माहिर हैं, लेकिन मात्र टेक्नोलॉजी में आप माहिर है लेकिन आप बोलना नहीं जानते हैं, मात्र टेक्नोलॉजी में माहिर है लेकिन आप लिखना नहीं जानते हैं, आप स्क्रिप्ट नहीं जानते, आप पैकेजिंग नहीं जानते हैं, आप जो है सोशल मीडिया में क्या करना है ये नहीं जानते हैं, तो वहां आप बाकी लोगों से मार खा जाएंगे। तो जो व्यक्ति इन सब में पारंगत है, उसके सफलता के ज्यादा चांसेस है। इसलिए अभी जो नौकरियां भी गई है, इसमें वो लोग जो सब कुछ कर सकते हैं वो तो कहीं ना कहीं टिक गए, उनको उतना जल्दी नहीं हटाया गया।
लेकिन ज्यादा उन लोगों को जो शायद एक उनकी सीमा थी उन तक रखा गया। इसलिए आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता में आ रही है उसको मल्टीटास्कर बनने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए नए नए टेक्नोलॉजी, रोबोट आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई आ गया है, ड्रोन ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। कई जगह जब आप बाहर निकल नहीं सकते तो ड्रोन के माध्यम से ही आप देखेंगे। अभी मैं देख रहा था जगन्नाथ रथ यात्रा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंजूरी दी, तो जगन्नाथ रथ यात्रा में मैं देख रहा था कि वो ड्रोन कैमरा चैनल वाले चला रहे थे। वो पूरे जितने जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा इनके जो रथ हैं इनके इर्द गिर्द वो ड्रोन्स घूम रहे थे। अब वहां से रिपोर्टिंग हो रही थी, उसमें से जो देखा जाता, क्योंकि कोर्ट का बिल्कुल हिदायत थी कि आप बाहर ज्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत कम लोग ही बाहर आएंगे, उनके भी बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई सैनिटेशन होना चाहिए, कोविड का टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, उस सब के बावजूद ही आप वहां जा सकते हैं। तो आज ऐसी परिस्थितियां हैं जब ड्रोन चलाना भी आपको आना चाहिए, ड्रोन के माध्यम से रिपोर्टिंग करना भी आना चाहिए, बहुत सारी नई चीजें आ गई है। वो जो आजकल वर्टिकल, अब अब आप देखेंगे एनडीटीवी जैसे चैनल है जिन्होंने अलग युवा पीढ़ी के लिए वर्टिकल होप, एचओपी, वो चैनल शुरू कर दिया, जिससे आप जो है बहुत लाइट स्टफ जो आज की युवा पीढ़ी देखना चाहती है। हाँ, ये चुनौती है कि भाई आकर्षण, अब पहला टाइम नहीं रहा जब 2-2 3-3 घंटे लोग बैठा करते थे प्रोग्राम देखने के लिए। आज जो अटेंशन स्पैन है वो कुछ क्षणों तक सीमित हो गई है। तो ऐसे में हम उन कुछ क्षणों में अपने दर्शक को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा कंटेंट का मुद्दा है कि आज लोगों को फ्रेश कंटेंट चाहिए। अब ये बताइए कि आज जो अभी मैंने टीवी बुलेटिन में देख लिया या मैंने मेरे ट्विटर में देख लिया, उसको मैं कल क्यों पढ़ना चाहूंगा। मतलब ठीक है, अगर मेरे पास फुर्सत के बहुत टाइम है तब तो मैं विस्तार से उसके पृष्ठभूमि में जाऊंगा। इसलिए लोगों को चिंता है कि कोविड के कारण जो प्रिंट को नुकसान पहुंचा है, ये कभी वापस प्रिंट उसी तरीके से वापस आ पाएगी या नहीं। तो आने वाले दिनों में लोग चाहेंगे कि अपने पसंद की खबरें वो उनको कम से कम शब्दों में, संक्षिप्त में, विश्वसनीय खबरें उन तक पहुंचे। आज सोशल मीडिया, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस देश में नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय एक जमाने में हुआ करते थे, आज उस मुल्क में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है। अब व्हाट्सएप को ही सच मानने लगे हैं लोग। व्हाट्सएप को जो है, व्हाट्सएप में जो आता है तो फेक कंटेंट, कई लोग उसको फेक न्यूज कहते हैं, ये एक अलग विषय है। फेक कंटेंट कहते हैं, फेक नैरेटिव कहते हैं, ये फेक जो चल पड़ा है। अब इसके चलते बहुत गुमराह हो रहे हैं लोग। और ये हमने देखा इस पूरे पलायन का जो प्रकरण हुआ उसमें भी हमारे कई मजदूर बंधु जो है, उनको कभी बांद्रा रेलवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर वो इकट्ठा हुए, कभी दिल्ली यूपी के बॉर्डर में जो है ये अफवाह फैल गई कि भाई बसें तैयार है आपको यूपी बिहार में छोड़ने के लिए, तो वो लोग वहां इकट्ठा हो गए, बहुत नुकसान हुआ। उसके कारण कोरोना जो है वो कई लोग उससे बाधित भी हुए, कोरोना संक्रमण हुआ, संक्रमित हुए कई लोग। तो ये अफवाहों का जो है एक बड़ा गलत फहमी, दवाइयों को लेकर, परहेज को लेकर, कोविड को लेकर, सैनिटाइजर्स को लेकर कई किस्म के जो है अफवाहें, गलत फहमियां कि भाई इससे इलाज हो जाता है कोरोना का। क्योंकि हकीकत यह है कि आज तक हमको उसका कोई दवा अभी तक नहीं है, ये एक हकीकत है। हमें आज तक ये भी नहीं पता ये कहाँ से, कैसे ये उत्पन्न हुआ। कोई कहता है लैब से ये निकला, कोई कहता है कि वुहान के जो जानवरों का बाजार है उधर से निकला है, जानवरों की जो मंडी है उससे निकला, पता नहीं हकीकत। कोई कहता है लैब में कोई कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई बायोकेमिकल वेपन था, पता नहीं क्या है। हकीकत पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोई चीन पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर, तो ये चल रहा है। लेकिन हाँ, तो इसका ना हमें मालूम है अभी तक सिम्टम्स का। कई लोग कहते हैं एसिम्टोमेटिक है, कोई कहता है इसके कारण से जो इसके ये जरूरी है कि आपको जुकाम, खांसी, बुखार, या आप किसी से मिलना हुआ, आप
हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने लिख के भेजा कि भाई ये तो मतलब अब खुल्लम खुल्ला जो है ये फैल रहा है, हवा में है ये तो, हैं? इस तरह की बातें भी लोग करने लगे हैं। तो बहुत सारे गलतफहमियां इसको लेकर है, इसलिए जरूरी है कि विश्वसनीय खबर लोग चाहते हैं, उन तक विश्वसनीय खबर कैसे पहुंचाए। ये युवा पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो समाज में गलतफहमी और उसके चलते जिसको हम कहते हैं कि समाज में विद्वेष लाने का प्रयास, कटुता लाने का प्रयास, नफरत पैदा करने का प्रयास, इसको कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए कई ऐसे इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, कई लोग फैक्ट जो है उसको चेकर्स हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी कर रहे हैं, संगठनों के स्तर पर कर रहे हैं। कई जगह अब उत्तर प्रदेश जैसे उनका पुलिस का विभाग है, उसमें फैक्ट चेकिंग का है, पीआईबी ने अपना फैक्ट चेकिंग का हैंडल किया है। हमारी एक दायित्व तो ये भी बनता है कि समाज में कोई भी विद्वेष पैदा करने वाले, विभाजन पैदा करने वाले, किसी तरह के जो ध्रुवीकरण करने वाले समाचार ना फैलाएं, क्योंकि इस वक्त पूरे समाज को एकत्रित होकर ये जो शत्रु है इसका सामना करना है, जो दिख नहीं रहा है, जो कहीं भी हो सकता है। इसलिए समाज में एक एकता की जरूरत है, एक इत्तेहाद की जरूरत है कि सब मिलकर जो है समाज में इसका सामना करें और इसके बारे में जागरूकता कितना पैदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी के सामने चुनौती है। मैं समझता हूँ कि इसलिए ये जरूरी है कि आज आज हमारे पास जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसको हम सकारात्मक रूप में इसका प्रयोग करें इन सब चीजों को देने के लिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि आज लोगों को स्थानीय खबरों को लेकर बहुत जो है रुचि है। अब मेरे एक मित्र हैं, मैं एक आध और उदाहरण देके क्योंकि वक्त का भी है, मैं अपने बात को संक्षेप में रखना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो जलंधर में है, पंजाब में। वो वहां से बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। अब मैंने कभी उनसे कहा, एक बार मैं गया था जलंधर, तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं आते हो तुम बाहर, ज्यादा क्यों नहीं घूमने जाते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, रोज शाम को मैं पंजाब के खबरों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करता हूँ 1 घंटे, और उसके लिए जो है मेरे मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर बेस है जो वो इंतजार करती है बेसब्री से वो सुनने के लिए। मैंने कहा कि भाई दिन भर जो खबरें चल रही है उसको कौन सुनना चाहता है, कौन उसका विश्लेषण सुनना चाहता है? तुम्हारे ऐसे क्या बात है? कह दी कि ना, ये पंजाब में नहीं है, ये लोग जो कनाडा में, अमेरिका में जो पंजाबी बसे हुए हैं, वो लोग अपने पिंड के बारे में, अपने गांव के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उनको वो जानकारी देता हूँ। वो लोग इसलिए, उनको पता है 9 बजे से लेकर मेरा कार्यक्रम आने वाला है तो वो देखेंगे उसको। आज पूरे विश्व में जो है लोगों को एक कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ है जिसका नाम है रेडियो शारदा। मेरे मित्र हैं रमेश हंगलू जी, वो जम्मू से चलाते हैं उसको। वो इंटरनेट रेडियो है। अब इसमें रेडियो शारदा में कश्मीरी समाज, विशेषकर कश्मीरी पंडित समाज जो पूरे विश्व में बिखरी हुई है, इनके संस्कृति को लेकर, इनके कला को लेकर, इनके जो है जो तहजीब है, इनके जो परंपराएं हैं, इनके जो संस्कृति है, उसको लेकर कई कार्यक्रम ये बनाते हैं, जिसको लेकर पूरे विश्व में जो समाज है, कश्मीरी समाज, वो उसको बहुत चाव के साथ सुनती है। आजकल दिल्ली में भी मैं देखता हूँ, मेरे कई मित्र हैं जो वाराणसी से, तो उन्होंने बनारस क्लब बनाया है, रुचि है अपने बनारस के बारे में जानने के लिए। तो कहीं बिहार में मिथिला को लेकर मिथिलांचल का अलग संस्था बनी हुई है, तो जिला स्तर पर बनी हुई है। कोई भागलपुर के बारे में जानना चाहता है, क्यों नहीं हम अपने उन क्षेत्रों के बारे में हम अपना कोई ब्लॉग, अपना कोई वेबसाइट, अपना कोई यूट्यूब चैनल हम चला सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, उस जिले में जो भी रुचि रखते हैं वो सब उसको जो है जरूर फॉलो करेंगे, वो जरूर इंटरेस्ट लेंगे। और ये आपके क्षेत्र में ही है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों को अब ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता है, लोकल कलाओं के बारे में जानने की उत्सुकता है। ऐसे कई वेबसाइट अब निकल पड़े हैं जो स्थानीय समस्याओं, क्या है, राष्ट्रीय अखबारों के लिए, नाम के लिए तो वो राष्ट्रीय मीडिया है, लेकिन अब जैसे दिल्ली में कोई अखबार है तो अब कहने के लिए तो वो राष्ट्रीय मीडिया है, लेकिन अभी असम में बाढ़ है, पूरी कजरंगा डूब गई है। मैंने एक आध चैनल को छोड़कर मैंने कहीं भी मीडिया में
काजीरंगा में इतना बड़ा उत्पात हुआ है, वहां के जानवरों को नुकसान हो रहा है, जो वन्य जीव है उनको नुकसान हो रहा है, वहां जो रहते हैं उनको नुकसान हो रहा है। इसको लेकर मैंने कोई बड़ी रिपोर्ट आज नहीं देखी है। लेकिन गुड़गांव में, अगर दिल्ली के परिसर में जो गुड़गांव है आसपास, वहां अगर पानी का भराव हुआ सड़कों में, तो वो शायद हर चैनल में दिखाई देगा, क्योंकि नाम के लिए राष्ट्रीय होते हैं लेकिन स्थानीय होते हैं। तो मुंबई के अखबार इसी तरीके से ज्यादा मुंबई के बारे में बात करेंगे, तो बिहार के बारे में कौन बात करेगा? कोसी में जब बाढ़ आती है तो उसके बारे में कौन बात करेगा? कभी कभी बड़ा रोचक समाचार भी आते हैं, बहुत रोचक समाचार, और मैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं कुछ दिन पहले जब पटना गया, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कोसी में जो बाढ़ आती है उसको लेकर साल में ऐसे भी वहां कुछ क्षेत्र है जहां लोग इंतजार करते हैं कुछ गांवों में कि वहां वो बाढ़ आए, और वहां जो है उससे वहां की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। ये मुझे कुछ युवाओं ने पटना में बताया। अब ये बड़ा समाचार है, इसको इसको सिर्फ वहां के लोग जानते हैं जो उस इलाके में कार्यरत हैं। अब इसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा लोगों को। अब इसके बारे में आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। या जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, कुछ जगहों में बिहार में भी पाई जाती है, उनके बारे में कौन बताएगा? तो मुझे लगता है कि ये स्थानीय दिल्ली में कई जगह है, अजीबोगरीब नाम है पुराने, मतलब इसका क्या है उसके पीछे, कहानी कब शुरू हुई। कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो जिसमें लोग रुचि रखते हैं। मैं हाल ही में देख रहा था, दिल्ली में एक जगह है सराय जुलेना। अब दिल्ली में कई सराय है, यूसुफ सराय है, सराय रोहिल्ला है, कई सराय है जिसको लेकर बहुत सारे, बेर सराय है, नेब सराय है, कटवारिया सराय है। तो ये सब सराय हुआ करते थे मुगलों के, और मुगलों से पहले भी जो लोधी और जितने भी गुलाम जो वंश रहा है या जो भी रहा है, उस समय से ये सब सराय का सिस्टम, शेर शाह सूरी के सिस्टम उनके कार्यकाल में भी रहा है सराइयों का एक। तो ये बताया गया कि भाई ये मुगलों के दरबार में एक पुर्तगाली महिला मुगल राजकुमारों को पुर्तगाली भाषा सिखाने के लिए रहती थी, एक पुर्तगाली लड़की जिसका नाम थी जूलियाना। और उन्होंने जो यूरोपीय यात्री यूरोप से जो दिल्ली आते थे, उनके रिहाइश के लिए उन्होंने दिल्ली के आसपास उन्होंने एक सराय बनाया, और उसका नाम था सराय जुलियाना। और जैसे जैसे दशक और इसे कहते हैं कि कई वर्ष बीते, कई 100 साल बीते, तो आगे चलकर उसका नाम सराय जुलेना हो गया। अब देखिए कितना रोचक कहानी है। अब मुझे लगता है कि इस तरह के कहानियों में लोगों की रुचि है। लोग सिर्फ राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, क्या उठापटक हो रहा है, सचिन पायलट किधर जा रहा है, गहलोत के सरकार का क्या होगा, ये ठीक है। लेकिन लोगों को इन सब चीजों में बहुत रुचि है, मौसीकी में रुचि है, संगीत में रुचि है लोगों का, क्योंकि जीवन सिर्फ एक विषय तक केंद्रित तो नहीं होता है ना। तो इसलिए इन सब चीजों पर भी जो है, क्या हम किस तरह के कार्यक्रम, किस तरीके के आयोजन हम कर सकते हैं, किस तरह के जो है युवा पीढ़ी को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं सकारात्मक। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज रुचि रखते हैं, लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, नई जानकारियां, प्रेरणादायी कहानियां, सकारात्मक कहानियां। देखिए बड़ा डिप्रेशन है समाज में। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारिता का जिम्मेदारी तो है ही नकारात्मक पहलू को, क्योंकि हम तो कहते हैं कि गुड न्यूज इज नो न्यूज, यही हम पहले मानते थे कि भाई वो कोई समाचार नहीं है, नकारात्मक हो तो वो सुर्खियां बनती हैं। लेकिन समाज में आज, अब ये कोविड का है, अनिश्चितता का समय है, समाज में एक एक डिप्रेशन है। लोग मात्र, अब कोविड है, ये एक हकीकत है, अब इसको लेकर तो समाचार होगा ही होगा, अस्पतालों के हालात को लेकर होगा, लोगों के जो नॉन कोविड है उनको किसी तरह की दिक्कत आएगी उसको लेकर होगा, जो केयर गिवर्स है, कोरोना योद्धा है, उनका क्या हो रहा है, उनके साथ बर्ताव कैसे हो रहा है, ये सब खबरें बनेगी। लेकिन इस बीच में खबरें ये भी बनेगी कि अच्छाई के कुछ खबर, कोई अच्छी खबरें, कोई लीक से हटकर कुछ काम कर रहे हैं, कोई जो है
अपने ड्यूटी के आगे बढ़कर कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने जान को जोखिम में डाल के कर रहे हैं। तो कई अच्छे अच्छे सकारात्मक समाचार भी आते हैं। ये समाचार स्थानीय स्तर पर बहुत मिलेगा, और लोगों को स्थानीय समाचारों में, मैंने जैसे कहा, आपके बुंदेलखंड इलाके में आपका एक रेडियो, एक चैनल, मतलब ये अखबार जिसे कह सकते हैं, वो है खबर लहरिया। वहां के स्थानीय लोग चलाते हैं। स्थानीय लोग जो है, वहां के लोगों की शिकायतें, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, छोटी मोटी समस्याएं, इन सबको लेकर वो लोग चलाते हैं। गांव के लोग ही चलाते हैं, ग्रामीण अंचलों से। कोई जर्नलिज्म का ट्रेनिंग नहीं लिया वो, और उसका बड़ा प्रभाव भी रहता है, उसका असर भी रहता है, फर्क पड़ रहा है उससे। छत्तीसगढ़ में है सीजी स्वरा नेट है, वो ब्लूटूथ के माध्यम से रेडियो चलाते हैं वनवासी इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, और गोंडी भाषा में, वहां की स्थानीय भाषा। ये नहीं कि हिंदी में, या जो भाषा वहां के वनवासियों को या आदिवासियों को समझ में आता है उस भाषा में। तो हम लोग सब अपने अपने भाषा में काम करते हैं, युवा पीढ़ी, हम स्थानीय जो है तरीके से कर सकते हैं। मैं इस विषय में जरूर कहना चाहूंगा, मेरे एक आध छात्र हैं जो आईआईएमसी में दिल्ली में मेरे छात्र थे, और वो मेरा एक छात्र मोतिहारी में उन्होंने चाहे तो वो दिल्ली में नौकरी कर सकते थे, अच्छी फिल्में भी बनाते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में नहीं काम करने का सोचा, वो मोतिहारी में बस गए। वहां के पुराने परिवार से हैं, डॉक्टरों का परिवार था, विश्वजीत मुखर्जी है नाम। वो वहां गए, वहां बसे, और वहां की कहानियों को लेकर, मुजफ्फरपुर को लेकर, मोतिहारी को लेकर, वहां के जो कथाएं, वहां का इतिहास, पूरा जो आंदोलन गांधी जी का रहा, इन सब को लेकर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, और उनको बुलाया जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े जगहों में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उनका सम्मान होता है, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वहां, अपने फिल्में दिखाते हैं वहां। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान है मोतिहारी, है? तो जो एनिमल फार्म जिन्होंने लिखा था, जॉर्ज ऑरवेल साहब, उनका अभी भी वो टूटा फूटा मकान आज भी है वहां। बिहार सरकार ने कुछ उसको जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है वहां। मोतिहारी है, और आपके वहां के लीची के बारे में आप जो है, मुजफ्फर नगर के जो है, मुजफ्फरपुर के, उसके बारे में आप, मतलब बहुत, अगर आप चाहो तो स्थानीय कहानियां, स्थानीय लोक कथाएं, इनका संग्रहित किया जा सकता है, संकलित किया जा सकता है। ये लुप्त हो रहे हैं हमारे बीच में से। कई बोलियां हैं जिसमें शायद अब कुछ लोग बात करने, कई तो लुप्त हो चुकी हैं। कुछ बोलियां ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर कुछ लोग, कुछ परिवार अब बोल रहे हैं, ऐसे बोलियां हैं। कुछ परंपराएं हैं, पुराने किस तरीके से कागज बनाए जाते थे, कुछ परिवार, चंद परिवार जानते हैं कागज कैसे उसको बनाए। ऐसे न जाने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत नए प्रयोग हो रहे हैं। भोपाल में मैं एक साइंस फिल्म देख रहा था। भोपाल में एक मरघट है जहां लोगों में अभी भी स्वीकार्यता नहीं है बिजली के जो विद्युत शवदाह है उधर जाने का। आज भी हिंदू जो है वो क्रियाक्रम, वो लकड़ी जलाकर ही कराना चाहता है, बिल्कुल वो मशीन में वो जो बिजली के विद्युत दाह संस्कार नहीं करना चाहता है, वो स्वीकार्यता नहीं मिली है। कई लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा समाज में उतना व्याप्त स्वीकार्यता नहीं है। तो भोपाल के इस मरघट में, श्मशान घाट में, उन्होंने गोबर से लकड़ी के स्वरूप देकर, गोबर का, बायोगैस का, और उसका प्रयोग किया है। वो लकड़ी की तरह ही लगता है, लेकिन वो है बना हुआ गोबर का। अब यहाँ न जाने कितने किसानों को जो है, जो गाय पालते हैं, उनको एक तरह से, उनको एक मौका है गोबर का उपयोग करने का, उसके उसमें कुछ पैसा कमाने का। और यहाँ ये पर्यावरण फ्रेंडली, जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, या पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचाएगी, लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे न जाने कितने, कई जगह ऐसे ऐसे लोग अपने स्तर पर जल स्तर को बढ़ाने के लिए, पानी का संग्रहण करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहानियां उभर कर सामने नहीं आई। कुछ कुछ नाम तो हैं जो कभी पद्मश्री, पद्म भूषण जो ले जाते हैं, लेकिन कई ऐसी कहानियां हैं जिनको, जब मैं दूरदर्शन में संपादक था, तो हमारा, मेरे का उस दौरान हमने कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था जिसका नाम है गुड न्यूज इंडिया। आज वो इतना लोकप्रिय हो गया, उसमें से कई लोगों को जिनको हमने दिखाया, वो सिर्फ देश भर में जो लोग अपने तरफ से समाज को बेहतर बनाने के लिए जो पहल लिखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर
एक संगठन के स्तर पर, संस्था के स्तर पर, उनको हम कोई सरकारी प्रोग्राम को नहीं दिखाते हैं, उन पहल को दिखाते हैं कि वो समाज के लिए ही, और उस कार्यक्रम के चलते कई लोगों को जो है पद्मश्री मिली। प्रधानमंत्री ने इसका कई बार जिक्र किया इस कार्यक्रम का। तो ऐसे सकारात्मक समाचार जो समाज में दिखाई देता है उसको भी हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। बस 2-4 मिनट और मैं लेके अपने बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा। देर शाम आप लोगों ने सब भोजन तो कर ही लिया होगा, और सोचा थोड़ा एक भाषण के रूप में नहीं बल्कि एक वार्तालाप के रूप में कुछ बात किया जाए, यही मेरा उद्देश्य था। अच्छी अच्छी कहानियां हैं समाज में चारों तरफ, इनको बताने की जरूरत है, और लोग रुचि रख रहे हैं, लोग बोर हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि राजनेताओं के, उद्योगपतियों के, ठीक है, कभी कभी वो अच्छा लगता है, अपराध के, इन सबसे हटकर एक सकारात्मक कहानियां चारों तरफ हो रही है, अच्छी कहानियां हो रही है, सफलता की कहानियां हो रही है, कामयाबी की कहानियां हो रही है, गरीब परिवार से लोग किस तरीके से संघर्ष कर कर जो है वो आज सफल हो रहे हैं। कोई सिविल पास कर रहा है, तो कोई जो है किसी और क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रहा है। इन कहानियों को भी, और साथ में बिल्कुल जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो शायद मुख्य धारा की मीडिया, जिसको समय की सीमा के कारण, व्यापार के वजहों के कारण, इन मुद्दों को जो सामने उजागर नहीं कर रहे हैं, या निजी स्वार्थ के कारण, उन मुद्दों को आज हम उजागर कर सकते हैं। आज हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं, और इससे बदलाव आ रहा है। आज सभी मुख्य धारा की मीडियाएं जो है आज सोशल मीडिया को फॉलो करती हैं। इनफैक्ट वो खबर बनाती है ये देखकर कि आज कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो अगर आप ट्रेंडिंग करते हैं तो आपको ये टेक्नोलॉजी तो युवा पीढ़ी को समझना होगा और इसका सकारात्मक प्रयोग करना पड़ेगा। मात्र अपने फोटो डालकर अपने अच्छे अच्छे खूबसूरत सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ फोटो डाल दिया पार्टी करते हुए, और वो ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या हम इनको सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बना सकते हैं क्या? अपने इर्द गिर्द जो कहानी हम देखते हैं इनको हम डाल सकते हैं क्या? अपने परंपराओं को, अपने कुछ नहीं। अब मैंने कल जो है दशहरी आम उसका एक छोटा सा इतिहास लिखा। घर में कुछ मित्र ने जो है, उनका अपना ऑर्चर्ड है यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने घर में भिजवाया, तो मैंने उसका जो है फोटो लिया और दशहरी आम के जो है इतिहास 2 लाइन, ज्यादा लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है, और मित्र को धन्यवाद दिया कि भाई हमारे यहाँ भी दशहरी भिजवा दिया। अब काफी सफल हुआ वो पोस्ट। इसी तरीके से कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहता है कि कुछ अपने स्थानीय, कुछ अपना ऐसा खान पान का, कुछ जो है हम जिसके बारे में जानकारी, जो नई जानकारी है। देखिए, लोग नया चीज जानना चाहते हैं, पुरानी वही चीजें वो उससे लोग ऊब चुके हैं। ये नई जानकारियां हमको निकालना है, नई चीजें लोग देखना चाहते हैं, नए प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हमको नयापन, वो नयापन हमको प्रदान करना है। इसीलिए तो वो सोशल मीडिया में जाते हैं लोग, क्योंकि उनको वो पुराना कंटेंट, आज बड़े पैमाने पर अगर एंटरटेनमेंट मीडिया छोड़कर टेलीविजन मीडिया, न्यूज मीडिया की तरफ लोग इस कोरोना काल में आए, क्योंकि वहां शूटिंग बंद हो गए, नया कंटेंट नहीं था, पुराने ही सारे शो दिखा रहे हैं। टैलेंट शो हो, गाने का शो हो, संगीत हो, वो दिखा रहे हैं, नृत्य, लेकिन समाचार में कम से कम रोज नयापन तो है। तो इसलिए नयापन लोग चाहते हैं, तो नयापन हमको प्रदान करने की जरूरत है, सकारात्मकता की जरूरत है, और ये युवा पीढ़ी आज थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा। देखिए, प्रतिक्रियावादी होकर नहीं होगा, किसी पर भी बगैर सोचे समझे कूद पड़े और प्रतिक्रिया दिया। परिपक्व होने की जरूरत है। आज जो है वो समाज में वो संतुलन की जरूरत है ना, इधर कूदे कभी उधर कूदे, कुछ भी किसी ने बोल दिया तुरंत भड़क गए। भाई, सत्यता क्या है उसका, उसका तय तक जाइए। और युवा पीढ़ी से कम ये अपेक्षित है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। हम लोगों ने जो गलतियां की वो आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप नए भारत को जो है आप लोगों के निर्माण करना है, आपको नए भारत को गढ़ना है, और ये आप लोग जो है आप लोग ही कर पाएंगे। और ये आप लोग, हमारे जो गलतियां हैं उसको आप नहीं दोहराएंगे, हमारी पीढ़ी की गलतियां। तो ये तभी हो पाएगा जब आप शोध करेंगे, सतही स्तर पर नहीं। आप किसी भी विषय पर अपना मत बनाएंगे तो ये मत बनाने से पहले गहराई तक जाइए, उसका शोध कीजिए,
तब जाकर जो है आपके बातों में वजन होगा। है, ये बातों में वजन होना जरूरी है। सिर्फ नाम में केजी होने से नहीं काम चलेगा। केजी सुरेश हैं हम, हैं हैं। आपके बातों में वजन होना चाहिए। वो वजन का कैसे आता है? शोध से आता है, अध्ययन से आता है। ये अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज लोग जो है, पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि लोग पढ़े बगैर लिख रहे हैं और सुने बगैर बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकट है। और मेरा यह मानना है कि आप जो युवा पीढ़ी है, जितना अध्ययन कर सकें करिए, जितना पढ़ सकें पढ़िए, जितना देख सकें देखिए। सीमित मत रखिए कि मैं यही साहित्य पढ़ूंगा। पढ़िए, साहित्य भी पढ़िए। भाषा को सुधारिए। भाषा, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो बिल्कुल ही मीडिया की भाषा नहीं है। ये आक्रामकता मीडिया की भाषा नहीं हो सकती है। युद्धोन्माद मीडिया की भाषा नहीं हो सकती है। मीडिया की भाषा संतुलन की भाषा है। मीडिया की भाषा जागरूकता की भाषा है। मीडिया का उद्देश्य, मीडिया समाज का पिछलग्गू नहीं है। समाज को नेतृत्व प्रदान करना है मीडिया का धर्म और कर्म। इसलिए मीडिया को मार्ग दिखाना है तो मार्ग दिखाना है तो नासमझ लोग नहीं मार्ग दिखा सकते, समझदार लोग निकाल सकते हैं। और समझदारी आती है पढ़ने से, लिखने से, अपने कान और आंख खुले रखने से। आजकल कान और आंख तो बंद रखते हैं, ये चलता रहता है, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है ये खुले रखें, देखें क्या हो रहा है, कॉमन सेंस की बात करें। क्या ये हो सकता है? क्या कोई भी चीज जिस तरह की अफवाहें फैलती है, क्या हो सकता है? क्या ये पहले तो कॉमन सेंस यूज करिए। फेक न्यूज जो है उसको आइडेंटिफाई करिए, फेक कंटेंट को आइडेंटिफाई करिए, इसको जो है आप बेनकाब करिए। आप अध्ययन कीजिए, सुनिए, हर विचार को सुनिए, फिर अपना मत बनाइए। ये नहीं कि किसी के मत के हिसाब से, किसी के सोच के हिसाब से आप अपना सोच बनाएं। आपका अपना सोच होना चाहिए। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, युवा पीढ़ी है, बिहार के युवा हैं। आपने तो महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन है, सबको, सबका ज्ञान वहीं से, बड़े बड़े धर्मों का है। पटना साहिब गुरुद्वारा, ऐसा कौन सा धर्म है भारतीय जिसका बिहार से संबंध नहीं है? आप उसका केंद्र रहे हैं, सभ्यता का केंद्र रहा है। वहीं से नई क्रांति आ सकती है। संपूर्ण क्रांति भी वहीं से आई थी और आगे भी वहीं से ही उम्मीद है। और इसलिए मेरा यह मानना है कि ये संतुलन की जरूरत है, ये परिपक्वता की जरूरत है। और वो युवाओं का जो बेसब्री है, वो कहीं ना कहीं बेसब्री होनी चाहिए बदलाव के लिए, कि बदलाव होनी चाहिए, सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, गवर्नेंस में होना चाहिए, बदलाव तरीके में। सत्ता में कौन आए, अगर सिस्टम वही रहे तो क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन, एक नेता बदल गए, दूसरा, उस एक पार्टी बदल गई, दूसरी, उसमें नहीं है। जो भी है उसको जवाबदेही बनाना है, उससे सवाल पूछना है। आज आरटीआई जैसे कानून है आपके पास, उपयोग करिए उसको, उसके बारे में जानकारी बटोरिए और उसको अपना हथियार बनाइए। हम एक लोकतंत्र के सिपाही हैं, इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, संभावनाएं बहुत है और मेरा ये मानना है, जैसे मैंने कहा, आज टेक्नोलॉजी ने, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, इसके वजह से आज कोई भी गांव और शहर में अब सूचना का कहीं कोई फर्क नहीं रह गया है। इंटरनेट ने हमें वो खूबी दिया है। हम सब खूब इसका भरपूर प्रयोग करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें, ये जरूरी है। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है और इस पत्रकारिता में आप सब जागरूकता समाज में और देश में बढ़ाएं। एक नए देश, एक नए बिहार, एक नए समाज का हम सब मिलकर निर्माण करें। इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना में जरूर खबरें बनाएं, लेकिन खुद खबर मत बने, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ बातें मैं जरूर देख लेता हूं, कोई अगर सवाल है तो। नचिकेता जी पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख हैं दिल्ली के, नहीं, पटना के। आप जुड़े हैं हमसे, नमस्कारम।
कुमार अमित जी, राजन कुमार जी, अनीता तिवारी जी, शशांक शेखर जी, निक्की तिवारी जी प्रणाम, भगवत प्रकाश दायमा जी, अनूप चौबे जी, गौरव सिंह जी, राजन कुमार जी, और मैं देख रहा हूं कि और भी कई मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं, एशियन एज के ब्यूरो प्रमुख संजय बसाक जी हैं, और उदय माना जी हैं। जी जी, क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बिहार के स्वाभिमान आंदोलन के पेज में आना पड़ेगा। मैंने भी अपना वीडियो शेयर किया है। सीमा सिंह जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मोहम्मद रहमतुल्लाह जी हैं, जो दूरदर्शन के संपादक हैं। उर्दू के मणिकांत ठाकुर जी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत जी, जो बीबीसी में रह चुके हैं, आजकल पटना में हैं। स्थानीय भाषाओं में संवाद सरल और सर्वग्राही होने के साथ साथ प्रभावी भी होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं मणिकांत जी। आकाशदीप मुनि जी हैं, आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हैं। लाल बहादुर ओझा जी हैं, आप जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से हैं। उदय माना जी, पत्रकार बंधु। पीएम नारायणन जी, जो जर्मन रेडियो के हैं, वो आप जुड़े हैं। राजन कुमार जी, ब्रजेश भट्ट जी, जो नारद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नारद संचार। और बहुत बढ़िया, विजय मिश्रा जी, मुकेश चौरासे जी, विभूति कुमार जी, बीरेंद्र चौधरी जी, मंजू जी, बहुत सारे मित्र इसमें जुड़ गए हैं। बिल्कुल संजय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछ लीजिए। मैं अगर अगर समय रहते मैं ज़रूर इसका जवाब अगर हो सके तो दे सकता हूं, लेकिन मैं ये राजनीतिक नहीं है आज का जो है पूरा। कल जरूर मैं प्रश्न करूंगा बिहार के मंत्री अशोक चौधरी जी से। आप हो सके तो जुड़िएगा शाम को 4 बजे। हील इंडिया, उसका भी मैं यूट्यूब में शेयर करूंगा। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सब मेरे साथ जो है ट्विटर के माध्यम से @kg_सुरेश में आप ट्विटर में मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरे नियमित कार्यक्रम यूट्यूब में भी हैं, और फेसबुक में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वरुण सोनी जी ने ज्वाइन किया है, भुवन चंद जी, प्रणाम प्रणाम भुवन चंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज में आपका ये स्वाभिमान का ये जो आंदोलन है, ये वाकई बहुत प्रेरणादायी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार में एक जनचेतना और बिहार में जो है एक जागरूकता पैदा करने में, सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं, समाज में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सब विषयों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने में, और बिहार को पुनः शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है नालंदा और विक्रमशिला के जमाने का जो केंद्र है, वैसा एक केंद्र फिर से बनाने में, पुनः स्थापना करने में आपका बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। ये एक शुरुआत है, उसमें यथाशक्ति जो मुझसे हो पाएगा, क्योंकि बिहार से एक अलग ही, जैसे मैंने कहा, लगाव है। और इस लगाव के चलते आने वाले दिनों में कोरोना के पश्चात ज़रूर बिहार में जल्दी से आने का प्रयास भी करूंगा, आप सभी के बीच में रहने का, आप सभी से व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का। अभी टेक्नोलॉजी ने हमें ये एक अवसर दिया है, आमने सामने इस तरीके से रात को 9 बजे दिल्ली बैठे बैठे आपसे रूबरू होने का एक अच्छा अवसर दिया है। मैं आप सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, सुरक्षा के लिए। और आप सब जो है आने वाले दिनों में भी संपर्क में रहेंगे, और हम इसी तरीके से और बेहतर कार्यक्रम आने वाले दिनों में करेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, 9 बजे हमने शुरू किया था और अब रात के 10 बज रहे हैं। आप सब ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और मुझे सब्र से सुना। और कुछ सवाल, गौरव सिंह जी धन्यवाद, हाँ राजन कुमार जी धन्यवाद। हाँ, और एक सवाल, हाँ संजय जी पूछ रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, एशियन एज अखबार
के जो है ब्यूरो प्रमुख हैं दिल्ली में, इनका ये पूछना है कि जब हम जन चेतना की बात करते हैं, बिहार को फिर एक जयप्रकाश की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, लोकनायक की जरूरत तो पूरे देश को है। और मेरा ये मानना है कि जन चेतना बहुत आवश्यक है पूरे देश में। और लोगों को जो है हमारे लोकतांत्रिक मूल्य वो मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमें जो है एक लोकतंत्र के नाते हमें जो सम्मान है, ये आने वाले दिनों में और ये सम्मान हमारा बढ़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते। और इसलिए लोगों के बीच में जागरूकता बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में आवाज उठाने की जरूरत है। और इसके लिए जनता को सशक्त करने की आवश्यकता है। और पत्रकारिता की बड़ी अहम भूमिका है। कई जगह समझौते की खबर आती है, कई जगह बात होती है, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है कि हमने इससे बुरे समय, जिसको कहते हैं कि से हम इस देश में हम लोग गुजार चुके हैं। ये कोरोना काल के चलते जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हमने पत्रकारिता पर आपातकाल के दौरान हमला देखा है, हम उसका मुकाबला कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी कठिनाइयां जो नौकरियों को लेकर है, पत्रकार के सुरक्षा को लेकर है, लेकिन हम इसे उभर पाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दी है और इसका हम सदुपयोग करेंगे। ये मेरा जो है उम्मीद है। और इसी उम्मीद को, इस अलग को जलाए रखना है। और आने वाले दिनों में हम लोग फिर से रूबरू होंगे और अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।